हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेट और यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके जरूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और इससे पहले 3 उपन्यास भी अपलोड हो चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, जैसे ही आप चैनल पर आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, और जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके मिस हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको फ्रेंड्स आपके लिए लाई हूँ बाण भट्ट की आत्मकथा, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। मैं इसमें आपको थोड़ा सा इसके लेखक के परिचय दूंगी और इसके मेन पॉइंट बताऊंगी, वो थोड़ी सी कहानी सुनाऊंगी इसकी फ्रेंड्स। ओके, और जिससे इसके सारे मेन कैरेक्टर बता दूंगी जिससे आप इसको कर पाए, और कथन मेन बता दूंगी। बाकी मैं आपको इसकी पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगी, आप उसमें से पढ़ सकती हैं। ओके फ्रेंड्स, ये जो बाण भट्ट की आत्मकथा है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको लिखा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे वो एक आलोचक भी थे, साहित्य, इतिहासकार, निबंधकार, उपन्यासकार, चारों ही थे। वो इन्होंने जो है उपन्यास लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं। और उपन्यास में इनका जो है बाण भट्ट है, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेखा, अनाम दास का पौधा, पुनर्वा। और निबंध में इनके हैं अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज और निबंध संग्रह। ओके फ्रेंड्स, ये तो था लेखक का परिचय। और जो बाण भट्ट की आत्मकथा है, उन्होंने ये 1946 की रचना है उनकी। इसमें बाण भट्ट और महाराज हर्ष के एक छोटे कालखंड को आधार बनाया गया है। इस उपन्यास के केंद्र में स्वयं बाण भट्ट का जीवन है, जो राष्ट्रीय अस्मिता की प्रतीक तुवर विनिंद की कन्या भट्टनी की मुक्ति के महत् उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ द्विवेदी जी की जो मुख्य विशेषता है, वह केवल भट्टनी की मुक्ति तक ही सीमित न रहकर पराधीन भारत की राष्ट्रीय मुक्ति, नारी मुक्ति को भी रेखांकित करती है। इस प्रक्रिया में द्विवेदी जी एक ने ऐतिहासिकता की पूरी तरह रक्षा करते हुए अपने युग के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए अनिवार्य राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सांप्रदायिक सद्भावना, नारी मुक्ति, जातिवाद की भावना को अत्यंत कलात्मक ढंग से संकेतित किया है। और फ्रेंड्स, इसकी ये बाण भट्ट की आत्मकथा है, जो इसमें किस तरह से ये है, इसकी मैं बता देती हूँ आपको थोड़ा बहुत इसकी कहानी। एक तो ये बाण भट्ट की आत्मकथा के सृजन के पीछे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उद्देश्य था, वो अतीत वैभव की भव्यता का चित्र प्रस्तुत करना ही नहीं था, ऐतिहासिक घटनाओं एवं तिथियों को ब्यौरेवार प्रस्तुत करना भी था। इस उपन्यास के द्वारा मानवीय मूल्यों की चिंता, मानवता की स्थापना, नारी स्वतंत्रता, जाति विहीन समाज की स्थापना के द्वारा स्वाभाविक स्वाधीन भारत की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया गया है। अतः यह उपन्यास जितना ऐतिहासिक है उतना समसामयिक भी। अपने समय की स्थितियों के प्रति सजगता और कलात्मक चेतना के कारण द्विवेदी जी समय के अंतर को सहजता से दूर करते हैं। ऐतिहासिक कथ्य को कल्पना का आधार देकर मानवीय संवेदनाओं, जटिल संबंधों को, सच्चे प्रेम और चिंताओं को वास्तविक धरातल से जोड़ देते हैं। इसी उपन्यास में जितनी गहराई, व्यापकता है, उतनी ही विश्वसनीयता भी शामिल है। महाराज हर्षवर्धन के राजकाल में जो विदेशी आगमन हुए तथा उनके परिणाम स्वरूप जनता को जो असहनीय कष्ट और अमानवीय यातनाएं भोगनी पड़ी, इसका चित्रण योग्य बिंब योजना के माध्यम से किया गया है। सामाजिक विकास की प्रक्रिया में इतिहास की वैज्ञानिक दृष्टि को कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, ये पहली बार बाण भट्ट की आत्मकथा के द्वारा स्पष्ट हो जाता है। इतिहास के विकास और पतन में जनसाधारण की भूमिका का महत्व, संघर्ष और विकास की कहानी, व्यक्ति के स्थान पर समूह का महत्व और जन सामान्य की सोच का क्या प्रभाव होता है, यह पहली बार द्विवेदी जी की इतिहास दृष्टि से परिलक्षित हुआ है। बाण भट्ट की आत्मकथा के विजन में केंद्र स्थिति एक ऐसी प्रेम वेदना संवेदना की है जो लोकोत्तर है। उपन्यास का नायक जो है वो बाण भट्ट, निपुणिका और भट्टनी के प्रेम का आलंबन है। यह प्रेम अपनी गहनता, तीव्रता, त्याग और संयम में अद्वितीय है। निपुणिका का बाण भट्ट के प्रति प्रेम उद्गम होते ही हुए भी आत्म बलिदान में समाप्त होकर उसे उदात्त बना देता है। द्विवेदी जी प्रेम के उस भारतीय आदर्श के कायल थे जो मानता है कि तपस्या लोक मंगल की भावना से संपन्न होने पर भी प्रेम स्थायी और कल्याणकारी होता है। कालिदास ने अपने काव्यों में इसी प्रेम का चित्रण किया है।
बाणभट्ट की आत्मकथा में निपुणिका का बाणभट्ट के प्रति प्रेम कामजन्य था। इसी कारण वह कमल पत्र पर पड़ी जल की बूंद की तरह बिखर गया। पर जब वह 6 वर्ष के बाद यह प्रेम पश्चाताप और प्रायश्चित की आंच में तपकर कंचन बन गया तो इसमें स्थायित्व आ गया। बाणभट्ट की आत्मकथा की एक पात्र महामाया है। एक स्थान पर बाणभट्ट से कहती है, स्त्री प्रकृति है, उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। ये पेज नंबर 91 और 92 में दिया गया है। ये महामाया ने कहा है कथन। निपुणिका पर महामाया के इस कथन का अद्भुत प्रभाव पड़ा। जब निपुणिका को विश्वास हो जाता है, बाणभट्ट भी इसकी पुष्टि कर देता है। वह बाणभट्ट को बांधने में सफल हुई, तब वह उसे मुक्त कर अपनी सार्थकता प्रमाणित करती है और भट्टनी और उसके बीच से हट जाती है। भट्टनी और बाणभट्ट का प्रेम तो और भी उदात्त है। बाणभट्ट भट्टनी को, जो एक अपहृत राजकुमारी है, हर्षवर्धन के एक सामंत के अंतःपुर से निकालकर उसकी रक्षा करता है। इस साहसिक अभियान के पीछे काम की नहीं बल्कि कर्तव्य की प्रेरणा है। बाणभट्ट नारी का बेहद सम्मान करता है। वह नारी देह को मध्य मंदिर मानता है। निपुणिका की प्रेम की उपेक्षा भी उसने अपने इसी मूल्य बोध के कारण अनजाने में कर दी। निपुणिका की प्रेरणा से ही वह अपनी जान की बाजी लगाकर भट्टनी की रक्षा करता है। बाणभट्ट भट्टनी साथ में निपुणिका तीनों साथ में काफी टाइम तक रहते हैं। बाणभट्ट भट्टनी की पूजा करता है। भट्टनी के प्रति उसके मन में केवल श्रद्धा ही श्रद्धा है, समानता के स्तर पर प्रतिष्ठित होने वाला प्रेम नहीं। निपुणिका और भट्टनी दोनों बाणभट्ट से प्रेम करती है, अतः वे एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या या असूया भाव से ग्रस्त नहीं है। उपन्यास के अंत में बाणभट्ट के प्रति भट्टनी का प्रेम अभिव्यक्त होता है, पर वह प्रेम मानव कल्याण के एक उदात्त लक्ष्य के प्रति समर्पित है, शारीरिक मिलन के प्रति नहीं। बाणभट्ट की आत्मकथा में चित्रित प्रेम सामान्यतः उपन्यास में चित्रित होने वाले प्रेम की तुलना में निश्चय ही विशिष्ट है। बाणभट्ट की जो आत्मकथा है प्रेम की संवेदना तक सीमित नहीं है, इसके भीतर एक राष्ट्रीय संकट का इतिहास बोध भी सन्निहित है। किसी भी राष्ट्र के इतिहास में राजनीतिक संकट जिसमें विदेशी शक्तियों का आक्रमण भी शामिल है आते ही रहते हैं। जिस समय बाणभट्ट की आत्मकथा लिखी जा रही थी, भारत परतंत्र था। द्वितीय विश्व की विनाश लीला अपने चरम पर थी। उपन्यासकार की चेतना में परतंत्रता राष्ट्रीय संकट के रूप में विद्वान थी। इसकी अभिव्यक्ति बाणभट्ट की आत्मकथा में परोक्ष रूप में हर्षवर्धन काल के राष्ट्रीय संकट के रूप में हुई है। यद्यपि स्वयं हर्षवर्धन को हुणों की किसी आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ता, पर उसके राज्यकाल में पश्चिम से उनके आक्रमण की संभावना बनी हुई थी। बाणभट्ट की आत्मकथा में इस संभावना को औपन्यासिक प्रसंग के रूप में भी प्रस्तुत किया है। बाणभट्ट की आत्मकथा में इस राजनीतिक स्थिति को मार्मिक और ऐतिहासिक यथार्थ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास में कुमार कृष्णवर्धन, ये भी आप नोट करते जाइए फ्रेंड्स, जिसके पात्र मैं आपको बता रही हूँ, कृष्णवर्धन, भुवर शर्मा, लौरिक देव, ये भारतवर्ष को हुणों के आक्रमण से बचाने के लिए किसी शक्ति की, विशेषकर पश्चिमोत्तर सीमांत के प्रतापित शासक तुमर विनीत की भूमिका को आवश्यक मानते हैं, पर विद्रोहिणी महामाया भैरविका इसका विरोध करती है। वह एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहती है, ये महामाया का कथन है, महामाया के कहे हुए कथन है ये, मतलब ये पूरा पैराग्राफ। आर्य सभासदों, उत्तरापथ के लाख लाख नौजवानों ने क्या कंकण वलय धारण किया है? क्या वे वृद्धों और बालकों, बेटियों और बहुओं, देव मंदिरों और विहारों की रक्षा के लिए अपने प्राण नहीं दे सकते? क्या इस देश के विद्वानों में स्वतंत्र संगठन बुद्धि का विलोप हो गया है? ये पेज नंबर 218 का प्रस्तुत। वस्तुतः यह महामाया भैरवी का नौजवानों और विद्वानों से प्रश्न नहीं है, बल्कि उपन्यासकार का अपने समकालीन नौजवानों और बुद्धिजीवियों का आह्वान है। राजाओं, राजपुत्रों और देवपुत्रों की आशा पर निश्चेष्ट बने रहने का निश्चित परिणाम पराभव है। प्रजा में मृत्यु का भय छा गया है, यह अशुभ लक्षण है। अगर तुम आर्यवर्त को बचाना चाहते हो तो प्राण देने के लिए तत्पर हो जाओ। धर्म के लिए प्राण देना किसी जाति का पेशा नहीं, वह मनुष्य मात्र का उत्तम लक्ष्य है। अमृत के पुत्रों, मैं भविष्य देख रही हूँ। राजा, महाराजा और सामंत स्वार्थ के गुलाम बनते जा रहे हैं। प्रजा भीरू और कायर होती जा रही है। विद्वान और शीलवान नागरिकों की बुद्धि कुंठित होती जा रही है। धर्माचरण में इसलिए व्याघात उपस्थित हुआ है कि राजा अंधा है, प्रजा अंधी है और विद्वान अंधे हैं। अपने आप को बचाओ, धर्म पर दृढ़ रहो, न्याय के लिए मरना सीखो। ब्राह्मण से चंडाल तक एक हो जाओ, चट्टान की तरह दुर्भेद्य एक, यही बचने का उपाय है। ये 220 पेज पर लिखा हुआ था। उपन्यास की महामाया भैरवी गैरिक धारिणी भैरवियों का दल
संगठित कर समस्त देश में घूम घूम कर युवा शक्ति को जगाती है। बाणभट्ट की आत्मकथा में तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त स्तर भेद और जाति भेद की ओर भी इशारा किया गया है। महामाया भैरवी देश की रक्षा के लिए ब्राह्मण और चंडाल को एक हो जाने का संदेश देती है। भट्टनी यहाँ की सामाजिक व्यवस्था की दुखती रग पर उंगली रखती है। यहाँ इतना स्तर भेद है कि मुझे आश्चर्य होता है कि यहाँ के लोग कैसे जीते हैं। तुम यदि किसी यमन कन्या से विवाह करो तो यह इस देश में एक भयंकर सामाजिक विद्रोह माना जाएगा। जहाँ भारतवर्ष के समाज में एक सहस्त्र स्तर है, वहाँ उनके यमनों के समाज में कठिनाई से 2-3 होंगे। भारतवर्ष में जो ऊंचे हैं वे बहुत ऊंचे हैं, जो नीचे है बहुत नीचे हैं, उनमें सब समान है। उनकी स्त्रियों में रानी से लेकर परिचारिका तक और गणिका से लेकर वार विलासिनी तक के सैकड़ों भेद नहीं है। ये पेज नंबर 271 में कहा गया है, जो कि महामाया ने कहा है, भैरवी ने। उपन्यासकार ने भटनी की सोच और संवेदना के माध्यम से इस अवधारणा को प्रस्तुत किया है जो भटनी कह रही है, अनुभव कर रही है, वो बोल रही है। महानाश का खेल खेलने वाले मनीषों में भी मनुष्य का हृदय है। वह बाणभट्ट से प्रश्न करती है, क्यों भट्ट, ऐसा क्या नहीं हो सकता कि ऊंची भारतीय साधना उन तक पहुंचाई जा सके और निकृष्ट सामाजिक जटिलता यहाँ से हटाई जा सके। ये पेज नंबर 271 में। बाणभट्ट एक महान कवि है, इसलिए भट्टनी का विश्वास है कि वह अपनी कविता के माध्यम से इस पूर्ण सत्य का प्रचार कर सकता है। वह भट्ट से कहती है, तुम इस मलेच्छ कहीं जाने वाली निर्दय जाति के चित्त में संवेदना का संचार कर सकते हो, उन्हें स्त्रियों का सम्मान करना सिखा सकते हो, बालकों को प्यार करना सिखा सकते हो। वे आगे कहती है, एक जाति दूसरी जाति को मलेच्छ समझती है, एक मनुष्य दूसरे को नीच समझता है। इससे बढ़कर अशांति का कारण और क्या हो सकता है। बट तुम ही ऐसे हो जो नर लोक से लेकर किन्नर लोक तक व्याप्त एक ही रागात्मक हृदय, एक ही करुणायित चित्त को हृदयगम करा सकते हो। मनुष्य लोभवश, मोहवश, द्वेषवश पशुता की ओर बढ़ता जा रहा है, तुम इसके हृदय को संवेदनशील और कोमल बना सकते हो। बाणभट्ट के मन में संशय है कि क्या यह संभव है। काव्य से मनुष्य की दयाहीन, विवेकहीन, धर्महीन वृत्तियां उच्चतर कार्य में नियोजित हो जाए, पर निपुणिका की आत्म बलिदान और भटनी की अवसना के साथ ही बाणभट्ट की जड़ता समाप्त हो जाती है और वह उठता है। देवी उठो, तुम्हें कातर होना नहीं सौंपता। नरलोक से किन्नर लोक तक व्याप्त एक ही रगात्मक हृदय का संधान पाना बाकी है। उठो देवी, आर्यवत को बचाना है। तत्पश्चात दोनों इस कार्य को पूरा करने के लिए संकल्प लेते हैं। अब इसमें प्रेम बताया गया है कि किसका प्रेम था। इसमें जो परिकल्पना करी गई है प्रेम की, प्रेम साहित्य का मात्र स्वभावता उपन्यास का भी सर्वाधिक प्रिय विषय है। बाणभट्ट की आत्मकथा में बाणभट्ट 2 प्रेमिकाओं के प्रेम का आलंबन बनता है, वे है निपुणिका और भटनी। उज्जैनी की नगर वधु मदन श्री भी उनके आकर्षण में बनती है, पर यह आकर्षण क्षणिक है। देख लीजिए, 3 थी फ्रेंड्स, लेकिन उसका क्षणिक था। कौन थी तीसरी? अभी मैंने आपको बताया ही है, नगर वधु मदन श्री, उज्जैनी की नगर वधु। इनमें बाणभट्ट भटनी दोनों में से कोई भी काम राग से अंधा नहीं। निपुणिका आरंभ में बाणभट्ट के प्रति मोहग्रस्त है, पर उसका यह मोह 6 वर्षों की तपस्या में कट जाता है। अंत तक पहुंचकर वह अपना सर्वस्व भटनी और बाणभट्ट को देकर स्वयं प्रेम के मार्ग से हट जाती है। बाणभट्ट के चरित्र की दुर्लभ विशेषता यह भी है कि वह नारी का बहुत सम्मान करता है। वह स्त्री को भोग या काम की वस्तु नहीं मानता, देव मंदिर मानता है। नाट्य मंडली की अभिनेत्री कुलवधों का सम्मान और गरिमा प्राप्त करती है, पर उसकी एक अभिनेत्री निपुणिका उससे प्रेम कर बैठती है। उससे प्रोत्साहन न पाकर ग्लानिवश उसकी मंडली छोड़ देती है, पर जल्द ही निपुणिका को अपनी भूल का भान होता है और वह बाणभट्ट के पास लौट नहीं आती। 6 वर्षों तक इधर उधर भटकती है, मारी मारी फिरती है, और इस बात का किंचित आभास है कि बाणभट्ट के मन में उसके प्रति अनुराग है, पर अनुराग में काम का भाव नहीं है। निपुणिका के चले जाने के बाद बाणभट्ट की उसकी खोज में भटकता और फिर अपनी नाट्य मंडली को भी तोड़ देना उसका परिचायक है। निपुणिका इस देवोपम चरित्र वाले व्यक्ति को अपनी काम राग में बांधने की वासना से दुखी है कि वह प्रायश्चित भाव से 6 वर्षों तक भटकती रहती है। यह एक प्रकार की तपस्या है। इस तपस्या से उसका प्रेम पावन बन जाता है। 6 वर्ष के बाद जब बाणभट्ट से उसकी मुलाकात होती है तो निपुणिका से की प्रेम वासना मुक्त हो चुकी हुई होती है निपुणिका उस समय। ठीक उसी समय जिस छोटे राजकुल के अंतपुर में निपुणिका परिचायिका है, वहाँ बंदनी के रूप में भटनी लाई जाती है। भटनी को छोटे राजकुल का सामंत अपनी पटरानी बनाना चाहता है। निपुणिका भटनी के उद्धार के लिए चिंतित है। निपुणिका बड़े अधिकार से बाणभट्ट को भटनी के उद्धार का कार्य सौंपती है और बाणभट्ट भटनी को अंतपुर से निकालकर निपुणिका के साथ नगर से दूर एक निर्जन चंडी मंदिर में ले जाता है। इस घटना से बाणभट्ट के प्रति भटनी का अनुराग प्रकरण आरंभ होता है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सहचर्य जन्य
प्रेम कहा जा सकता है। भट्टनी और निपुणिका को राजकोप से बचाने के लिए बाणभट्ट को हर्षवर्धन के भाई और महासांदी विग्रह कुमार कृष्ण के सहयोग से उन्हें एक लेकर मगध के लिए प्रस्थान करना पड़ता है। इस बीच अनेक घटनाएं घटती है जो भट्टनी के मन में बाणभट्ट के प्रति प्रेम का कारण बनती है। भट्टनी के प्रति बाणभट्ट का अनुराग उसके चेतन में भले ही स्थित हो, वह चेतन स्तर पर भी कहीं भी व्यक्त नहीं होता। चेतना के स्तर पर वह भट्टनी की पूजा ही करता है, उसके सौंदर्य के बार बार अभिभूत होता है। उसे देखते ही उसकी काव्यधारा बांध तोड़कर प्रभावित होने लगती है। बाणभट्ट स्वयं ही यह नहीं जानता कि भट्टनी के प्रति उसके मन में प्रेम है। यद्यपि भट्टनी के प्राण भी दे देने के में उसे कोई दुविधा नहीं है। वह अपने को भट्टनी का सेवक मानता है। यद्यपि आरंभ में ही भट्टनी उसे अपना विभाग स्वीकार कर लेती है। पहली बार अवधूत अघोर भैरव भट्टनी के प्रति बाणभट्ट के प्रेम का संकेत देते हैं। तो वे बाणभट्ट से कहते हैं, देवता ने जिस रूप में तुझे सबसे अधिक मोहित किया उसी की पूजा कर। महामाया भी उससे यही कहती है, त्रिभुवन मोहिनी ने जिस रूप में तुझे मोह लिया है उसी रूप की पूजा कर, वह तेरा देवता है। ये संकेत स्पष्ट भट्टनी की ओर है। भट्टनी के प्रति बाणभट्ट का यह पूजा भाव अंत का तक बना रहता है। जब मोखरी सैनिकों के दस्ते का नायक विग्रह वर्मा, ये भी नोट कर लो फ्रेंड, एक और करेक्टर इसका मिल गया आपको, बाणभट्ट और भट्टनी को ब्राह्मण दंपति कहता है तो बाणभट्ट से इसे सुनकर अपने कान पर हाथ रख लेता है। भट्टनी का प्रेमी होने की कल्पना ही उसे धृष्टता और लज्जास्पद प्रतीत होती है। भट्टनी के चरित्र में यह संयम और भी उदात रूप में सामने आता है। बाणभट्ट के प्रथम दर्शन, संभाषण और फिर साहचर्य से जो भाव पैदा होता है उसे वह प्रेम या अनुराग नहीं कहती। उसे बस इतना ही लगता है कि उसकी नारी जन्म सार्थक हो गया। निपुणिका रत्नावली की वास्तवता की प्रेम दृष्टि से प्रभावित होकर भट्टनी और बाणभट्ट को मिलाने का संकल्प करती है। भट्टनी भी निपुणिका के का अस्वस्थ होने पर जिस प्रकार उसकी सेवा करती है, बाणभट्ट से उसे सम्मोहन की बाधा दूर करने के लिए शोरबहद निदर्शन है। भट्टनी जानती है कि निपुणिका बाणभट्ट से प्रेम करती है, पर उसके मन में भी उसके प्रति ईर्ष्या असूया का भाव नहीं है। प्रेम का यह रूप अत्यंत मनोहर है। रत्नावली के मंचन में वासवदत्ता की भूमिका में अभिनय करती है। निपुणिका राजा का हाथ रत्नावली के हाथ में देती हुई अपने को वासवदत्ता से एकाग्र कर लेती है, किंतु अपने अभिनय में वह इतनी भावमग्न हो जाती है कि सम्मोहन के कारण पहले से ही दुर्बल उसकी शिराएं शिथिल हो जाती है, उसका प्राणांत हो जाता है। भट्टनी कुरूरी की भांति कातर चित्कार के साथ चिल्ला उठती है, हाय भट्ट भागिनी का अभिनय आज समाप्त हो गया। उसने प्रेम की दो दिशाओं का एक सूत्र कर दिया। अब इसे नारी के बारे में बताया गया कि नारी की चेतना जो उसकी अभिनय व्यक्ति बताई गई है। इसमें क्या होता था कि द्विवेदी जी ने बाणभट्ट की आत्मकथा में नारी विषयक भारतीय दृष्टि को प्रस्तुत किया है। इसमें 6वीं शताब्दी तक भारतीय समाज में नारी की स्थिति भोग्य की थी और उन्हें बेचा जाता था। बाणभट्ट की आत्मकथा में भट्टनी इसका शिकार हुई। वह प्रतापी सम्राट तुंगन की कन्या है, पर दस्यु उसका अपहरण कर लेता है और उसे अपहरण कर लेता है, उसे हर्षवर्धन के एक सामंत के हाथों बेच देता है। निपुणिका और बाणभट्ट के प्रयत्न से उसका उद्धार होता है। इस सामंत के अंतपुर में अपहृता बालिकाओं की भरमार है। महामाया भैरवी भी एक अपहृता बालिका है जिसका विवाह धूर्तों ने महाराज गयावर्मा से करा दिया था। वह अंतपुर में रो रो कर दिन बिता रही है और अंत में संन्यास लेकर मुक्त हो जाती है। वह एक जनसभा को संबोधित करती हुई कहती है, इस उत्तरापथ में लाख लाख निरीह, अभी देखिए किसने कहा है, महामाया भैरवी ने, इस उत्तरापथ में लाख लाख निरीह बहुओं और बेटियों के अपहरण और विक्रय का व्यवसाय क्या नहीं चल रहा है। पृष्ठ 202 में कहा उन्होंने, मैं तुम्हारे देश की लाख लाख अवमानित, लाछित और अकारण दंडित बेटियों में से एक हूँ। कौन नहीं जानता कि इस घृणित व्यवसाय के प्रधान आश्रय सामंतों और राजाओं के अंतपुर है। आप में से किसे नहीं मालूम कि महाराजा धीराज की चामर धारिणियाँ और कंकर वाहिनियाँ इसी प्रकार भगाई हुई और खरीदी हुई कन्याएं 203 पेज पर कहा गया है। इसी प्रकार निपुणिका की व्यथा उसके मन के प्रश्नों से संकट प्रकट होती है, जिन्हें वह बाणभट्ट से पूछती है, मेरी हीच पत करके तुम सत्य सत्य कहो, मेरा कौन सा ऐसा पाप चरित है जिसके कारण मैं निदारुण दुख की भट्टी में आजीवन जलती रही। क्या स्त्री होना ही मेरे सारे अनर्थों की जड़ है। ये पेज नंबर 245 में कहा गया है। भट्टनी, निपुणिका, महामाया, सुचरिता आदि सभी प्रमुख नारी पात्र स्त्री का ऐसा आदर्श सामने रखते हैं जो वंदनीय है। महामाया भैरवी भट्टनी से कहती है, हाँ बेटी, नारीहीन तपस्या संसार की बद्धी भूल है। यह धर्म कर्म का विशाल आयोजन, सैन्य संगठन और राज्य व्यवस्थापन सब पेन बुद्ध की भांति विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि नारी का इसमें सहयोग नहीं है। यह सारा ठाट बाट संसार में केवल अशांति पैदा करेगा।
ये पेज नंबर 156 में कहा गया है। इसमें बहुत सारे हैं ऐसे फ्रेंड्स, आप बाकी PDF में पढ़ लेना, मैं जो मेन है वो पढ़ देती हूँ आपके लिए। पेजेस के बारे में बताया गया है इसमें, कौन से पेज पे क्या कहा गया है, क्योंकि ये अवतरण में आ जाता है, या ये पूछ लेते हैं किसने कहा ये कथन, ये पैराग्राफ किसने कहा, ये सब पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब इसकी संस्कृति थोड़ी सी देख लेते हैं, इसमें क्या है। बाणभट्ट की आत्मकथा में भारतीय संस्कृति के स्वरूप की चर्चा भी अनेक प्रसंगों में आई है। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता उसकी समन्वयात्मकता मानी जाती है। वैदिक काल से लेकर आज तक भारतीय संस्कृति अनेक सम्मान और परस्पर विरोधी विचारों के सहयोग और घात प्रतिघात के से अपना रूप ग्रहण करती रही। बाणभट्ट ब्राह्मण और श्रमण संस्कृतियाँ तो भारत में बहुत प्राचीन काल से साथ साथ चलती आई है। दोनों में विरोध कम नहीं रहा है, पर उनमें समन्वय भी होता रहा है। बौद्ध और जैन धर्म के अनेक तत्व ब्राह्मण संस्कृति ने अपनाए जरूर है। अब इसकी थोड़ी सी शैली के बारे में बता देती हूँ मैं, इसके पद पढ़ के बता देती हूँ थोड़े किस तरह की इसकी भाषा है, शैली है। अब जैसे देखिए, ये पद है एक, बाणभट्ट कहता है ये उपन्यास की जो आरंभिक पंक्तियाँ हैं, यद्यपि बाणभट्ट नाम से ही मेरी प्रसिद्धि है, पर यह मेरा वास्तविक नाम नहीं है। इस नाम का इतिहास लोग ना जानते हैं तो अच्छा था। मैंने प्रयत्न पूर्वक इस इतिहास से लोगों को अनभिज्ञ करना रखना चाहा है, पर नाना कारणों से अब मैं उस इतिहास को अधिक नहीं छिपा सकता। मेरी लज्जा का प्रधान कारण यह है कि मेरी जन्म जिस प्रख्यात वात्स्यायन वंश में हुआ है, उसके धवल कीर्ति तट पर यह कहानी एक कलंक है। मेरे पितामहों के ग्रह वेदांत यापियों से भरे रहते थे। उनके घर के सुख सारिकाएँ भी विशुद्ध मंत्रोच्चारण कर लेती थी, और यद्यपि लोगों को यह बात अतिशयोक्ति जचेगी, परंतु यह सत्य है कि मेरे पूर्वजों के विद्यार्थी उनकी सुख सरिकाओं से डरते थे, रहते थे। वे पद पद पर उनके अशुद्ध पाठों को सुधार दिया करते थे। इसमें पेज नंबर 11 है। ये भाषा इसकी संस्कृत के तत्सम शब्दों से निर्मित है, पर वाक्य सरल और छोटे छोटे हैं। अब देख लीजिए बाणभट्ट की जो आत्मकथा है उसकी भाषा कौन सी है, संस्कृत और तत्सम शब्द। इस पूरे अवतरण में संयुक्त और मिश्रित वाक्यों की संख्या 1-2 से ज़्यादा नहीं है। यह सही है कि कथा कहते कहते बाणभट्ट का कवि रूप उच्छ्वासित हो उठता है और रूप उपमा रूपक उत्प्रेक्षा आदि अलंकार बरबस अपनी छटा दिखाने लगते हैं, पर कहानी की प्रवाहमानता और बोधगम्यता में कोई बाधा नहीं पड़ती। अब एक ये देख लीजिए, मेरे पिता 11 भाई थे। मैंने उनमें सबको नहीं देखा था। मेरे एक चचेरे भाई का नाम उडुपति था। उम्र में मुझसे बहुत बड़े थे, पर मेरे साथ उनका व्यवहार समवयस्कों के समान ही था। वे अपने युग के प्रसिद्ध तार्किक थे। उन्होंने ही वसुभूति नामक बौद्ध भिक्षु को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। ये पेज नंबर 12 में कहा है बाणभट्ट ने। कथा के बीच में भोजपुरी शब्दों और मुहावरों को टपकाकर द्विवेदी भाषा को अद्भुत रूप से जीवंत बना देते हैं। बाणभट्ट की का जन्म स्थान जो है भोजपुरी क्षेत्र में था, तथा उदाहरण दृष्टांत हैं, देख लीजिए, दृष्टव्य है। मैं जब घर से निकल भागा था तो अपने साथ गांव के अन्य छोकरों को भी फोड़ ले गया था। वे सब अंत तक मेरे साथ नहीं रहे, तो भी मैं गांव में बदनाम तो हो ही गया था। मगध की बोली में बड़ पूंछ कटे बैल को कहते हैं। वहाँ यह कहावत मशहूर है कि बड़ आप गए, साथ में 9 हाथ का पगा भी लेते गए, सो लोग मुझे बड़ कहने लगे। ये पेज नंबर 12 में कहा है। इससे भाषा से स्पष्ट हो जाता है, भोजपुरी भाषा भी है इसमें। एक ये देखिए, जब मैं नगर में पहुंचा तो बड़ी धूमधाम देखी। कूर्म पृष्ठ के समान उन्नोत्तर राजमार्ग पर एक बड़ा भारी जुलूस चला जा रहा था। उसमें स्त्रियों की संख्या अधिक थी। राजबहुएं शिविकाओं पर आरूढ़ थी। साथ साथ चलने वाली चारिकाओं के चरण विघटन जनित नुपुरों के कवण से दिग्गत शब्दायमान हो उठा था। वेग पूर्वक भुजलताओं के चरण विघटन जनित नुपुरों के कवण से दिग्गत शब्दमान हो उठा था। फ्रेंड्स, इसकी जो भाषा है बहुत थोड़ा पढ़ने में कठिन है। वेग पूर्वक भुजलताओं के उत्तोलन के कारण मणिजड़ित चूड़ियाँ चंचल हो उठी थी। उनके ऊपर उठी हथेलियों को देखने से ऐसा लगता था मानो आकाशगंगा में खिली हुई कमलिनियाँ हवा के झोंकों से विलुलित
होकर नीचे उतर आई है। उनकी चंचल हार लताएं जोर जोर से हिलती हुई उनके वक्ष भाग से टकरा रही है। खुली हुई केश राशि सिंदूर बिंदु पर अटक जाती है। ऐसे इसकी बहुत सारी जो है आपको मिलेंगे पद, आप पढ़ लेना फ्रेंड्स। इसका संवाद योजना बता देती हूँ एक मैं आपको उदाहरण देके। संवाद योजना में देखिए, पीडीएफ ले लेती फ्रेंड्स सॉरी इसकी। ये 21 पेज की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगी फ्रेंड्स, आप ये सारी अच्छे से पढ़ लेना। अब देखिए जरा इसकी मैं आपको थोड़ा ये बता देती हूँ। न्यूनिया, कल सौभाग्य से मुझसे तेरी मुलाकात हो गई थी। हाँ भट्ट, मैं सोचता हूँ कि कहीं तो अकेली ही भटनी को लेकर इधर आई होती तो कितना कष्ट होता। सो तो होता ही। इस समय मैं जो कुछ कह रहा हूँ उस समय उतना भी तो नहीं हो पाता, इतना तो हो जाता भट्ट। कौन करता भला? पुजारी। पुजारी? पर तू तो पुजारी से डरी हुई थी न्यूनिया। पुजारी जैसे मूर्ख रसिकों से डरती तो न्यूनिया आज से 6 वर्ष पहले ही मर गई होती। बट पर तू प्रत्युष काल में डरी हुई जरूर थी। सो तो थी ही। तो तू किससे डरी थी भला? तुमसे। मुझसे? हाँ बट तुमसे। तो मुझसे क्यों डरी थी न्यूनिया? क्या बताऊं बट, मेरी जैसी स्त्री तुम्हारी जैसे पुरुष से क्यों डरती? यह बात अगर आज तक तुम्हारी समझ में नहीं आई तो अब नहीं आएगी। ये पेज नंबर 58 और 59 में कहा था। इन दोनों का संवाद था ये, न्यूनिया और पानभट्ट का। इस संवाद का सौंदर्य अपने आप में अनूठा है। बाणभट्ट की आत्मकथा के अधिकतर संवादों में बाणभट्ट समान रूप से विद्वान रहता है, पर अन्य पात्र बदलते रहते हैं। आत्मकथा की प्रविधि में कही गई कथा में यही स्वाभाविक भी है। फिर भी बाणभट्ट की भाषा में एक रस्ता नहीं है। उसकी भाषा उसकी मन स्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होती रहती है। जहाँ वह भटनी से बात करता है तो उसकी भाषा में श्रद्धा, कृतज्ञता और विह्वलता का आवेग होता है। निपुणिका से बात करते समय उसकी मन स्थिति अभिभावक और वरिष्ठ सखा की होती है। पर जहाँ उसे किसी ऐसे व्यक्ति से बात करनी होती है जो भटनी का समुचित समाधान करती नहीं करता, वहाँ उसकी भाषा में अद्भुत ओज, आत्मविश्वास, आत्मगौरव, भयहीनता, स्पर्शवादिता और उत्तेजना का भाव आ जाता है। एक ऐसा ही प्रसंग बाणभट्ट और कुमार कृष्णवर्धन के वार्तालाप का है। इस संवाद का एक ओजदीप्त अंश है। कुमार साम्राज्य गर्भ में अंधे ना बनो। स्थानेश्वर ने राजलक्ष्मी का अपमान किया है और ब्राह्मण पर तुम्हारा कोप व्यर्थ है। वह न भिकारी होता है न सानी सांधी विग्रहिक। वह धर्म का वह स्थापक होता है। मैंने जो कुछ किया है उससे ना मैं लज्जित हूँ, ना मेरा ब्राह्मण तत्व कलुषित हुआ है। मैं देवपुत्र तुवर मिलिंद की मर्यादा का पूर्ण जानकार हूँ और निर्भय भाव से फिर कहता हूँ कि स्थानीश्वर के राजवंश ने अपने को पूज्य पूजन की अयोग्य सिद्ध किया है। ये पेज नंबर 67 में कहा है। बाणभट्ट और वृद्ध ब्राह्मण, पृष्ठ 43। बाणभट्ट और भट्टनी, इनके संवाद आप पढ़ लेना अगर आप उपन्यास पढ़ना चाहते हैं तो। पेज नंबर बता रही हूँ मैं आपको फ्रेंड्स। ऐसे ही बहुत सारे इसके संवाद हैं जो पेज नंबर 100 भट्टनी ने केवल रुद्रकंठ से कहा। 154 पेज में है ना। महामाया पुनः कहती है, आज तो मुझे जाना होगा बेटी। अक्षय तृतीया में तो अब अधिक देर नहीं है। यहाँ तुझे कोई भय नहीं। लोरिक देव बड़ा धार्मिक जामंत है, तुझे कोई कष्ट नहीं होगा। क्या कहती है, जाऊँ ना? भटनी ने दृढ़ता के साथ संक्षेप में उत्तर दिया, ना। 155 पेज पर कहा इन्होंने। अब कुछ विशिष्ट प्रसंग मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, उसको मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। ये जो है जैसे प्रसंग रत्नावली नाटिका के अभिनय का है। इस नाटिका में वासवदत्ता अपने पति से उसकी प्रेमिका का मिलन करा देती है। निपुणिका वासवदत्ता का अभिनय कर रही है। वह बाणभट्ट से प्रेम करती है। उसे यह ज्ञात हो चुका है कि भटनी का भी बाणभट्ट से अनुराग है। यह जान चुकी है कि बाणभट्ट उसके निपुणिका के प्रेम से भी उदासीन नहीं है। महामाया उसे यह भी बता चुकी है कि नारी की सफलता पुरुष को बांधने में है, सार्थकता उसे मुक्त करने में है। निपुणिका बाणभट्ट को अपने प्रेम से जीत कर, मतलब वो बोल रही कि उस पुरुष को बांधने में नहीं, उसको मुक्त करने में है।
निपुणिका बाणभट्ट को अपने प्रेम से जीतकर सफलता प्राप्त कर चुकी है। अब वह अपने जीवन को सार्थक करने का संकल्प करती है। वह सम्मोहन के प्रति प्रसव की क्रांति से पहले ही अस्वस्थ है। इस अस्वस्थता की स्थिति में ही वह वासवदत्ता की भूमिका से उतरने का फैसला करती है। वह देखती है कि नाटिका में वासवदत्ता ने दो विरोधी दिशाओं में जाने वाले प्रेम को एकजुट कर दिया है। उसके अनुसार प्रेम एक और अविभाज्य है, उसे केवल एशिया और एशिया ही विभाजित करके छोटा कर देती है। वह अपने प्रेम की इस कसौटी पर खरा उतारने के लिए आत्म बलिदान का रास्ता चुनती है। आर्य व भरवे को उससे क्या कहा जा, अपने को निशेष भाव से दे देना ही वंशीकरण है। रत्नावली की वासवदत्ता में उसने वही वैशिष्ट्य दिखा था, अतः वह अपना सर्वस्व, अपना जीवन ही बाणभट्ट और भट्टनी को दे देने का संकल्प करती है। वासवदत्ता की भूमिका में वह उन्माद बरसा देती है। उसके हर्ष, शोक और प्रेम के अभिनय में वास्तविकता संदेह उतर आती है। अंतिम दृश्य में रत्नावली का हाथ राजा के हाथ में देते समय वह विचलित हो जाती है, सिहर जाती है। यह केवल वासवदत्ता का अभिनय नहीं करती, बल्कि वासवदत्ता बन जाती है। उसके शरीर की एक एक सिरा शिथिल हो जाती है। भरत वाक्य समाप्त होते ना होते वह धरती पर लौट जाती है और उसका प्राणांत हो जाता है। उसका अभिनय सदा के लिए समाप्त हो जाता है। बाणभट्ट अनुभव करता है कि अभिनय करके जिसे पाया था, अभिनय करके ही उसे खो दिया। तो इस तरह फ्रेंड्स, मैंने आपको इसके मेन जो प्रसंग थे वो बता दिए हैं, और इसके जो करेक्टर है, मेन करेक्टर वो बता दिए। बाणभट्ट है, भट्टनी है, महामाया है, निपुणिया है। ये तीन तो मेन करेक्टर है इसके, बाणभट्ट, भट्टनी और निपुणिया। और इसके तुमर विनीत है, महामाया है, भैरवी है, और बीच बीच में काफ़ी मैंने आपको स्टोरी में बताए थे। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। अब अगर आपको कुछ और चाहिए तो और मुझे बता दीजिए। और आज ये मैंने बाणभट्ट का उपन्यास करा दिया है आपको, बाणभट्ट की आत्मकथा। ये इसका आत्मकथा के रूप में ही इन्होंने आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। और उम्मीद है मैं आपकी आशा पर खरी उतरी हूँ। अगर आपको सही से समझ में आया है तो मेरी तपस्या पूर्ण होगी फ्रेंड्स। ओके। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो जाके ज़रूर देख लीजिए फ्रेंड्स। और मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपको